नमस्कार और स्वागत है। आज हम बंगाल के विभाजन पर बात करेंगे और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही एक अलग ही कहानी बताते हैं। मुझे तो हमेशा से यही पता था कि ये एक प्रशासनिक फैसला था, प्रांत बहुत बड़ा था, चलाना मुश्किल था तो बांट दिया, सीधी सी बात। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि कहानी कहानी कुछ और ही है। क्या ये सच है कि इतने बड़े फैसले के पीछे की वजह वो थी ही नहीं जो बताई गई? आपका शक बिल्कुल सही जगह पर है। औपनिवेशिक इतिहास में जो चीजें सतह पर प्रशासनिक सुधार लगती हैं, उनकी जड़ें अक्सर कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। और बंगाल का विभाजन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आधिकारिक वजह, जैसा कि आपने कहा, प्रांत का विशाल आकार थी। लेकिन उस कहानी को सच मान लेना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। सच तो ये है कि उस समय का बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। सिरदर्द क्यों? कलकत्ता तो उनकी राजधानी थी, सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए था। नियंत्रण में था, लेकिन वहीं से नियंत्रण को सबसे बड़ी चुनौती भी मिल रही थी। बंगाल उस दौर में भारतीय राष्ट्रवाद का, आप कह सकते हैं, नर्व सेंटर बन चुका था। अच्छा। राजनीतिक चेतना, पत्रकारिता, कानूनी लड़ाइयां, बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता सब वहीं से निकल रहे थे। अच्छा। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अगर इस आंदोलन को नहीं तोड़ा गया तो ये पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। और बंगाल को तोड़ने का मतलब था इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उनकी आधिकारिक कहानी क्या थी? उन्होंने दुनिया के सामने क्या वजह रखी? दिसंबर 1903 में जब ये योजना सार्वजनिक हुई तो तर्क बहुत सीधा साधा था। कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बना ये प्रांत बहुत बड़ा है। आबादी थी 7 करोड़ 80 लाख। बहुत ज्यादा। हाँ, तो उनका कहना था कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इतने बड़े और घनी आबादी वाले इलाके पर कुशलता से शासन करना नामुमकिन है। तर्क ये भी दिया गया कि प्रांत के पूर्वी हिस्से, खासकर असम, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसके विकास के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई जरूरी है। सुनने में तो ये बात काफी जायज लगती है। कोई भी मानेगा कि बेहतर प्रशासन के लिए छोटे राज्य बनाना एक अच्छा कदम है। तो फिर इसके आधार पर नए प्रांत कैसे बनाए गए? योजना के तहत 2 प्रांत बनाए गए। पहला था बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा को रखा गया और इसकी राजधानी कलकत्ता ही रही। और दूसरा प्रांत बनाया गया पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी नई राजधानी ढाका को बनाया गया। कागज पर तो ये एक बहुत ही तार्किक और सोचा समझा प्रशासनिक सुधार लग रहा था। लेकिन जाहिर है उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे इस तरह नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस प्रशासनिक पर्दे के पीछे झांक कर देख लिया था। उन्हें एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि असली मकसद राजनीतिक था। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये बंगाल की राजनीतिक ताकत को कुचलने की साजिश है। लेकिन यहाँ एक और परत है और हमारे स्रोत इसी परत पर सबसे ज्यादा रोशनी डालते हैं, जो अक्सर सतही विश्लेषण में छूट जाती है। अच्छा। ये सिर्फ बंगाली राष्ट्रवाद पर हमला नहीं था, ये एक खास वर्ग पर बहुत ही नपातोला और सर्जिकल हमला था। अच्छा, यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। अंग्रेजों का कहना था कि प्रांत बहुत बड़ा है, लेकिन राष्ट्रवादी कह रहे थे कि असली मकसद बंगाल को तोड़ना है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे स्रोत एक और परत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये भद्रलोक कौन थे? ऐसा लगता है कि पूरी कहानी की चाबी यहीं छिपी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भद्रलोक, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभ्य लोग, उस समय के बंगाली समाज का पढ़ा लिखा, प्रभावशाली और आप कह सकते हैं मुखर वर्ग था। इसमें वकील, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर जैसे पेशेवर और साथ ही बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यही वो वर्ग था जो राष्ट्रवादी राजनीति की अगुवाई कर रहा था, अखबार निकाल रहा था और अदालतों में अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। और कलकत्ता, जो उस समय साम्राज्य की राजधानी था, वो इस भद्रलोक वर्ग का शक्ति केंद्र था। सारे बड़े वकील, पत्रकार, राजनीतिक संगठन सब वहीं केंद्रित थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इस केंद्र को ही बिखेर दिया जाए तो आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ठीक यही उनकी रणनीति थी। ये विभाजन सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचना नहीं था, ये भद्रलोक की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी नींव पर एक सोचा समझा हमला था। अंग्रेज ये समझ गए थे कि राष्ट्रवाद हवा में पैदा नहीं होता, उसे चलाने के लिए संसाधन, संगठन और बौद्धिक नेतृत्व की जरूरत होती है, और बंगाल में ये सब कुछ भद्रलोक वर्ग मुहैया करा रहा था। एक मिनट, ये बात मुझे रोक रही है। सामाजिक आर्थिक नींव पर हमला,
ये बहुत बड़ा दावा है। हम अक्सर विभाजन को नक्शे पर खींची एक लकीर के तौर पर देखते हैं। आप कह रही हैं कि ये लोगों की जेब और उनके सामाजिक रुतबे पर हमला था। अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते थे, वो भी सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले से? उन्होंने यही किया और बहुत चालाकी से किया। इसके दो मुख्य पहलू थे। पहला था कानूनी और प्रशासनिक हमला। विभाजन से पहले पूरे बंगाल का एक एकीकृत हाईकोर्ट कलकत्ता में था। बंगाली वकील और जमींदार इस व्यवस्था से अच्छी तरह वाकिफ थे। विभाजन ने इस एकता को तोड़ दिया। कैसे? अब पूर्वी बंगाल और असम के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था, अलग राजस्व बोर्ड और अलग न्याय प्रणाली बना दी गई। रुकिए, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ। मतलब कलकत्ता में बैठा एक बड़ा वकील, जिसके मुवक्किल पूरे बंगाल में फैले हुए थे, अब अचानक पूर्वी बंगाल के मामलों के लिए एक पूरी तरह से नई और अपरिचित व्यवस्था से जूझने पर मजबूर हो गया। ये तो उनके काम और प्रभाव पर सीधा हमला हुआ। देखो, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये उनके प्रभाव क्षेत्र को आधा कर देने जैसा था। अब उन्हें दो अलग अलग सरकारों, दो अलग अलग नियमों और दो अलग अलग अदालतों से निपटना था। इसने उनकी ताकत को बुरी तरह बिखेर दिया। और दूसरा हमला और भी गहरा था, जो सीधे उनकी आर्थिक जड़ों पर था। और वो क्या था? वो था जमींदारों पर हमला। कई बड़े बंगाली जमींदारों की जमीनें और जायदादें पूरे बंगाल में फैली हुई थीं, कुछ पश्चिमी हिस्से में, कुछ पूर्वी हिस्से में। विभाजन ने रातों रात उनकी जमीनों को दो अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। ओह! अब उन्हें दो प्रांतीय सरकारों को जवाब देना था, दो अलग अलग राजस्व प्रणालियों के तहत लगान चुकाना था और दो तरह के कानूनों का पालन करना था। तो वो उन्हें प्रशासनिक उलझनों में फंसा रहे थे। उन्हें अदालतों और दफ्तरों के चक्कर में इतना उलझा दो कि उनके पास राजनीति करने के लिए ना तो समय बचे, ना ही पैसा। ये तो एक बहुत ही शातिर चाल थी, उनकी ऊर्जा और संसाधनों को राष्ट्रवादी गतिविधियों से हटाकर अपनी जमीनों को बचाने में लगा देना। आपने बिल्कुल सही समझा। ये राष्ट्रवादी आंदोलन के आर्थिक इंजन को बंद करने की कोशिश थी। इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य भद्रलोक के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन की आर्थिक ताकत, उनके कानूनी प्रभाव और उनकी राजनीतिक एकजुटता को पूरी तरह से कमजोर करना था। ये सिर्फ पत्तों को छांटने जैसा नहीं था, ये पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश थी। वाकई ये तो जड़ों पर हमला था। लेकिन किसी पेड़ को उखाड़ने के लिए सिर्फ जड़ों पर हमला काफी नहीं होता, आपको जमीन को भी कमजोर करना पड़ता है। क्या उन्होंने समाज के ताने बाने को भी तोड़ने की कोशिश की? मुझे लगता है कि कहानी में भाषा और धर्म का पहलू भी यहीं से जुड़ता है। हाँ, जब उन्होंने राष्ट्रवाद की आर्थिक और बौद्धिक जड़ों पर हमला कर दिया, तो अगला कदम समाज में विभाजन पैदा करना था। और इसके लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की अपनी सबसे पुरानी और आजमाई हुई नीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाषा और धर्म को हथियार बनाया। ये कैसे किया गया? भाषाई विभाजन का क्या असर हुआ? ये बहुत ही चालाकी से किया गया। जो नया बंगाल प्रांत बनाया गया, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, उसमें बंगाली बोलने वाले ही अल्पसंख्यक हो गए। स्रोत बताते हैं कि इस नए प्रांत में 1,70,00,000 बंगाली बोलने वालों के मुकाबले 3,70,00,000 लोग हिंदी और उड़िया बोलने वाले थे। अरे, मतलब अपने ही गढ़, अपनी ही राजधानी वाले प्रांत में बंगाली बोलने वाले अल्पसंख्यक बन गए। ये तो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक हैसियत पर सीधा प्रहार था। उनकी आवाज अपने ही घर में दब गई। निश्चित रूप से। और फिर उन्होंने दूसरा और शायद सबसे खतरनाक कार्ड खेला, धर्म का। विभाजन इस तरह किया गया कि पश्चिमी बंगाल एक हिंदू बहुल प्रांत बन गया, जबकि पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुल। ये एक ऐसा कदम था जिसने बंगाली पहचान, जो अब तक भाषा और संस्कृति पर आधारित थी, को धार्मिक पहचान से मुकाबले में खड़ा कर दिया। इसने भविष्य के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नींव रखी। हमारे एक स्रोत में उस समय के भारत सरकार के गृह सचिव हर्बर्ट रिस्ली का एक बयान है, जो अंग्रेजों के इरादों पर से पर्दा पूरी तरह हटा देता है। इसे स्मोकिंग गन कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा था, और मैं यहां उसे कोट कर रहा हूं, एकजुट बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई अलग अलग दिशाओं में खिंचेगा। हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक हमारे शासन के विरोधियों के एक ठोस समूह को तोड़ना और इस तरह कमजोर करना है। ये बयान अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, कोई प्रशासनिक सुविधा की बात नहीं है। ये साफ तौर पर राजनीतिक मकसद को स्वीकार करना है। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि विभाजन का असली इरादा राष्ट्रवाद को कुचलना ही था।
और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने तो इस धार्मिक विभाजन को और हवा दी। उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा के तौर पर नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए एक अवसर के तौर पर पेश किया। हाँ, कर्जन ने मुस्लिम अभिजात वर्ग, खासकर ढाका के नवाब और अन्य नेताओं को अपनी तरफ करने की खुली कोशिश की। उन्होंने ढाका का दौरा किया और भाषण दिए कि कैसे ये नया प्रांत मुसलमानों को एक नई पहचान देगा, उनकी खोई हुई राजनीतिक एकता वापस लाएगा और ढाका को उसका पुराना गौरव लौटाएगा जो मुगल काल में हुआ करता था। तो ये सिर्फ बांटना नहीं था, ये राष्ट्रवादियों के खिलाफ एक नया वफादार शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश भी थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए एक सांप्रदायिक नेतृत्व को बढ़ावा देना। बिल्कुल, ये उनकी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक उदाहरण था। उन्होंने देखा कि एक संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन उनके लिए खतरा है, तो उन्होंने समाज के भीतर की दरारों को पहचानकर उन्हें और चौड़ा करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, ये एक बहुआयामी हमला था। शुरुआत प्रशासनिक सुधार के बहाने से हुई, फिर भद्रलोक और जमींदार वर्ग की आर्थिक और कानूनी जड़ों पर हमला किया गया, और आखिर में बंगाली समाज को भाषा और धर्म के आधार पर बांटकर उनकी साझा पहचान को कमजोर करने की कोशिश की गई। आपने इसका बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये उस समय के भारतीय समाज के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक, संगठित और मुखर हिस्से को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की एक ठंडी और सोची समझी साजिश थी, जिसे प्रशासनिक सुधार के पर्दे के पीछे अंजाम दिया गया। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है, जिसे श्रोताओं को याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि बंगाल का विभाजन सिर्फ लोगों को भाषा और धर्म के आधार पर बांटने की एक औपनिवेशिक रणनीति नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और शातिर था। ये भारतीय राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने वाले बंगाली भद्रलोक, जमींदार वर्ग की आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक नींव को ही ध्वस्त करने की एक सोची समझी साजिश थी। ये आंदोलन के दिमाग, उसकी आवाज और उसकी तिजोरी, तीनों पर एक साथ किया गया हमला था। ये विश्लेषण इस ऐतिहासिक घटना को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ नक्शे पर एक लाइन खींचने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सामाजिक और राजनीतिक संरचना को तोड़ने की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास में बड़े फैसलों के पीछे के असली मकसदों को समझने के लिए सतह के नीचे देखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास हमें यही सबक सिखाता है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे प्रशासनिक सुविधा जैसा सीधा साधा देखने वाला फैसला असल में एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार हो सकता है। और ये बात श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि आज भी क्या ऐसी नीतियां हो सकती हैं जो ऊपर से तो प्रशासनिक सुधार या आर्थिक विकास की बात करती हैं, लेकिन जिनके पीछे कोई और ही राजनीतिक मकसद छिपा हो।